हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। आज है अपनी करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 61। आज अपन ये 5 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो रेलेवेंट हैं यूपीएससी 2026 के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, आज का अपना पहला टॉपिक है एफएसएसएआई। एफएसएसएआई को तो सब लोग जानते ही हैं, सबने सुना ही है। इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये इंडिया में फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को लेके काम करता है। सारे काम यही करते हैं फूड सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके, कि मिलावट वाला खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, नकली खाना आ रहा है या नहीं, नकली दूध पनीर आ रहा है या नहीं। ये लाइसेंस भी प्रोवाइड करते हैं फूड बिजनेसेस वगैरह को। ये कैंपेन वगैरह भी चलाते हैं सेफ्टी और न्यूट्रिशन की अवेयरनेस के लिए। ये रेट वगैरह भी डालते हैं, ये सीज भी करते हैं चीजें। और ये साइंटिफिक रिसर्च भी चलाते रहते हैं कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपन फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जैसा आप खाएंगे वैसे ही आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, जैसा आपको न्यूट्रिशन मिलेगा वैसे ही आपके आउटपुट होंगे। तो देश का विकास न्यूट्रिशन पे ही डिपेंड करता है। और न्यूट्रिशन किससे आता है? फूड से आता है। और फूड के सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स एफएसएसएआई ही देखता है। तो एफएसएसएआई एक बहुत जरूरी चीज है। ये बनी थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 से। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बात भी आपको रखनी है याद। पूछ लेंगे एफएसएसआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैसी बॉडी है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। एफएसएसआई रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन इंडिया टू एंश्योर सेफ एंड होलसम फूड फॉर कंज्यूमर्स। देखो, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ठीक है, एफएसएसआई आता है, ये फूड वाली मिनिस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग वाली मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता। ये एक बहुत बड़ा कैच है। चिराग पासवान की है ना फूड प्रोसेसिंग वगैरह वाली मिनिस्ट्री, उसमें नहीं आता। एफएसएसएआई आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसमें आता है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्योंकि फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स तो सीधे आपकी हेल्थ से एसोसिएटेड है ना। तभी आपकी फैमिली का वेलफेयर होगा जब फूड सही होगा, स्टैंडर्ड वाला होगा, सेफ होगा। तो ऐसे याद रखना है कि एफएसएसएआई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है। एक बार रीड कर लेते हैं एफएसएसएआई के बारे में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी established under the Food Safety and Standards Act 2006. Role: FSSAI regulates and supervises food safety standards in India to ensure safe and wholesome food for consumers. Nodal Ministry: Ministry of Health and Family Welfare. Functions: it frames regulations and food labeling additives quality standards. It grants licenses to food businesses and conduct inspections. It also promotes public awareness about food safety and nutrition. It also coordinates with state authorities to enforce. It also undertakes scientific risk assessment through expert committees. देखो, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह भी करते हैं, ये अपनी चीजें एनफोर्स भी कराते हैं, अवेयरनेस भी फैलाते हैं, लाइसेंस वगैरह भी यही देते हैं, फूड की लेबलिंग भी यही करते हैं, एडिक्टिव्स, पैकेजिंग वगैरह, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी यही देखते हैं। एफएसएसएआई से एक तो आपको इसके फंक्शन सारे याद रखने हैं कि क्या क्या करते हैं एफएसएसएआई। दूसरा, ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? थोड़ा कंफ्यूजिंग सा यूपीएससी सवाल बना सकता है एफएसएसएआई की मिनिस्ट्री से। तो इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, फूड वाली नहीं है, ये बात याद रखनी है आपको। इसका रोल तो बहुत सबको पता ही है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। दूसरा, एफएसएसएआई स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। एफएसएसएआई स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये बनी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट से। कौन से एक्ट से बनी है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 से। ये इनका लोगो है, देख लेना साइड में। इसकी गवर्नेंस एक बार देख लेते हैं। द एफएसएसआई कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 22 मेंबर्स। एक चेयरपर्सन होता है और 22 मेंबर होते हैं एफएसएसआई की बॉडी में, और 1/3 वुमेन होती हैं। चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करता है एफएसएसआई के? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक सवाल बन सकता है। एफएसएसआई के मेंबर्स में 1/3 मेंबर्स तो वुमेन होती हैं। और चेयरपर्सन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एक चेयरपर्सन होता है और 22 मेंबर होते हैं इनकी बॉडी में, और उसमें से 1/3 वुमेन होती है, ठीक है। और चेयरपर्सन अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सीधे याद रख लेना। बोल देंगे कि कुछ भी होता है, इनका इलेक्शन होता है वगैरह होता है, नहीं, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज असिस्टेड बाय साइंटिफिक कमिटीज एंड पैनल्स। देखो, साइंटिफिक कमिटी और पैनल्स इनको सपोर्ट करते हैं, अपनी अपनी रिपोर्ट देते हैं कि कैसे हम स्टैंडर्ड्स बढ़ा सकते हैं फूड के। इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अ सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी इन कोऑर्डिनेटिंग एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज। इनकी एक एडवाइजरी कमिटी भी कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं। एफएसएसआई से रिलेटेड आपको याद रखना है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन से एक्ट से आई है, कौन सी मिनिस्ट्री में आती है। और गवर्नेंस और इसका चेयरपर्सन, गवर्नेंस देख लेना कि इसकी बॉडी में एक चेयरपर्सन होता है और 22 मेंबर्स होते हैं, और 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं? वुमेन होते हैं।
और इसका चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। साइंटिफिक वगैरह भी इसके फंक्शंस में आता है। फूड और सेफ्टी, फूड के सेफ्टी और स्टैंडर्ड से रिलेटेड हर काम करती है एफएसएसएआई, ऐसे याद रखना, चाहे वो इंस्पेक्शन हो, रेगुलेशन लाना हो, डेवलपमेंट करना हो, हर कुछ। डाइवेक्स, देखो डाइवेक्स ना एक डाइविंग एक्सरसाइज है। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच की बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। इसमें दोनों देशों की नेवीज मिलकर डाइविंग प्रैक्टिस करती हैं। डाइविंग ये क्यों प्रैक्टिस करती हैं? ताकि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका रेस्क्यू कर सके, या फिर कहीं रिसर्च करनी हो, सर्च करना हो, जैसे कोई मैरीटाइम सिविलाइजेशन मिल जाए, कोई डूबा हुआ जहाज में कुछ रिसर्च करनी हो, कुछ फॉसिल्स वगैरह ढूंढने हो, या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मलबा निकालना हो, डेड बॉडीज निकालनी हो, लोगों का रेस्क्यू करना हो, तो इनके लिए डाइविंग एक्सरसाइज करते हैं। डाइवेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच की बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, ये बात आपको रखनी है याद। 2026 का एडिशन हुआ था कोलंबो श्रीलंका में। ये एक्सरसाइज अपने महासागर इनिशिएटिव में भी आती है। एक बार रीड कर लेते हैं इसके बारे में। डाइवेक्स, डाइविंग एक्सरसाइज, इट इज अ स्पेशलाइज्ड बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन डाइविंग एंड अंडर वाटर ऑपरेशंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। होस्ट कौन था 2026 की एक्सरसाइज का? कोलंबो, मतलब श्रीलंका में हुई थी, कोलंबो में। इसका एम एक बार देख लेते हैं। The exercise aims to enhance the ability of both navies to operate together during underwater salvage, search and rescue missions, and to strengthen coordination in the Indian Ocean region under the Mahasagar vision. देखो महासागर का फुल फॉर्म भी याद रखना है, मैं काफी बार बता चुका हूं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। महासागर स्टैंड्स फॉर म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। इस एक्सरसाइज का सिग्निफिकेंस क्या है? द एक्सरसाइज हाईलाइट्स द डीप रूटेड मैरिटाइम पार्टनरशिप एंड रीइंफोर्सेस कमिटमेंट टू स्टेबिलिटी, कॉपरेशन एंड कलेक्टिव ग्रोथ इन द इंडियन ओशन रीजन। देखो इस स्लाइड से आपको क्या क्या याद रखना है यूपीएससी के लिए। डाइवेक्स क्या है? डाइवेक्स एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। नेवल एक्सरसाइज है डाइवेक्स इंडिया और श्रीलंका की। इसमें ये डाइविंग की एक्सरसाइज करते हैं। इसका एम और सिग्निफिकेंस देख लेना, ये महासागर इनिशिएटिव के अंडर आता है। महासागर का फुल फॉर्म भी आपको होना चाहिए पता। सीधा सवाल आ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में कि डाइवेक्स किन दो देशों की एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, कैसी एक्सरसाइज है, ठीक है, तो याद रखना। ये कुछ फोटोज वगैरह देख लो डाइवेक्स से रिलेटेड। शेखा झील बर्ड सेंचुरी। देखो आजकल क्या हो रहा है, काफी सारी लेक्स को दर्जा मिल रहा है रामसर साइट का। काफी सारी लेक्स अपने देश में डिक्लेयर करी जा रही हैं रामसर साइट। तो अभी जो 99th रामसर साइट डिक्लेयर हुई है इंडिया में 2026 में, वो है शेखा झील बर्ड सेंचुरी। ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ये उत्तर प्रदेश की ही 12th रामसर साइट है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पड़ती है शेखा झील बर्ड सेंचुरी। सीधा सवाल आ सकता है, शेखा झील बर्ड सेंचुरी कौन से स्टेट में है? शेखा झील बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। देखो ये एक पेरिनियल लेक है, ये लेक कभी सूखती नहीं है, सदाबहार ही पानी रहता है इसमें। पर ये हमेशा से नहीं थी ये लेक। ये लेक फॉर्म हुई थी जब 1852 में अपर गंगा कैनाल बनी थी। तो अपर गंगा कैनाल बनने की वजह से ही शेखा झील बनी थी। शेखा झील अब बर्ड सेंचुरी भी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो शेखा झील कब बनी थी? 1852 में, जब अपर गंगा कैनाल बनाई गई थी तो शेखा झील बनी थी। शेखा झील कहाँ पड़ती है? शेखा झील उत्तर प्रदेश में पड़ती है। शेखा झील 99th रामसर साइट है इंडिया की। ये 2026 में ही डिक्लेयर हुई है। और उत्तर प्रदेश की ये 12th साइट है रामसर में जो डिक्लेयर करी गई है। एक बार रीड कर लेते हैं इसके बारे में। शेखा झील बर्ड सेंचुरी इस फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। सवाल आ जाएगा शेखा झील बर्ड सेंचुरी कहाँ है, शेखा झील कहाँ है? इट इज अ पेरिनियल लेक दैट केम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अपर गंगेस कैनाल इन 1852। देखो एक सवाल ये भी आ सकता है कि 1852 में अपर गंगा कैनाल की बनने की वजह से कौन सी झील बनी थी जो अब रामसर साइट भी है। ऐसा स्टेटमेंट भी बना सकता है यूपीएससी। द अपर गंगा कैनाल फ्लोस एडजेसेंट टू द लेक, इट डिवाइड्स द लेक इनटू टू पार्ट्स। इस लेक के बीच से निकलती है अपर गंगा कैनाल, तभी इसमें हमेशा पानी रहता है। रेनफॉल, देखो मॉडरेट रेनफॉल होती है इस रीजन में, 644 मिलीमीटर तक हो जाती है। इस लेक का एरिया कितना है? 25 हेक्टेयर है, ठीक है। ये रामसर साइट डिक्लेयर हो गई थी 2026 में इसी साल। और ये यूपी की 12th रामसर साइट है और इंडिया की 99th रामसर साइट है। देखो इंडिया में 99 रामसर साइट्स हो गई हैं। मैच द फॉलोइंग करके सवाल बना सकता है यूपीएससी। मैं क्या करूंगा, अभी प्रीलिम्स से पहले ही ना
एक रामसर साइट का भी लेक्चर ले आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। द लेक एंड इट्स सराउंडिंग एरिया सपोर्ट अ डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स, wetland, grassland, forest, agriculture land. It is a famous habitat for winter migratory birds traversing the Central Asian flyway migratory route, such as the bar-headed goose and painted stork. देखो ये जो शेखा झील है ना, यहाँ पे बर्ड सेंचुरी क्यों बनी है, क्योंकि शेखा झील सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे पड़ती है। माइग्रेशन कर रही होती हैं बर्ड्स, कहाँ से आ रही होती है, वार्मर क्लाइमेट में आ रही होती है, कोल्डर क्लाइमेट से, साइबेरिया वगैरह से आ रही होती हैं, तो उनके सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे भी पड़ती है ये झील, इसलिए न्यूज में है। द डोमिनेंट ट्री स्पीशीज दैट सराउंड द लेक आर टर्मिनेलिया अर्जुना एंड सिजिग्वेम क्यूमिनी। द मेजर वीड्स इंक्लूड लंटाना कैमरा, सीडा, पार्थेनियम, हेस्टेरोफोरस एंड कैसियोटोरा। देखो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, इन वीड्स का नाम याद रखना है। लंटाना कैमरा क्या होता है, सीधा क्या होता है, पार्थेनियम हेस्टेरोफोरस क्या होता है, ये सीधे सीधे नाम दे देंगे और पूछेंगे ये क्या होते हैं, ये वीड होते हैं, पैरासाइट होते हैं, फंगस होते हैं, क्या होते हैं। कंफ्यूज करेगा यूपीएससी, कहीं से भी सवाल बना सकता है, हर एक पॉइंट से सवाल बन सकते हैं यूपीएससी के, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये वीड्स के नाम है जो यहाँ पे मेंशन्ड है। शेखा झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। शेखा झील कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश की 12th वाइल्ड रामसर साइट है और ये इंडिया की 99th रामसर साइट है, ठीक है। और शेखा झील वाइल्ड लाइफ, शेखा झील कैसे बनी थी, जब 1852 में अपर गंगेस कैनाल बनी थी तभी शेखा झील का निर्माण हुआ था, ये बात भी रखनी है आपको याद। देखो अपने देश को चलाने के लिए जितनी इंपॉर्टेंट जुडिशरी है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट जुडिशियल सिस्टम भी है। जुडिशियल सिस्टम में वकील बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखो बिना वकीलों के तो कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है। जब दोनों पक्ष से दलीलें ही नहीं रखी जाएंगी तो न्याय सही कैसे मिलेगा। तो वकील बहुत जरूरी है अपने देश के लिए। तो इसलिए एक एडवोकेट एक्ट लाई थी सरकार 1961 में। इस एडवोकेट एक्ट में ही डिफाइन करा गया था कि एडवोकेट कौन है। और इस एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 4 से बनी थी एक स्टैट्यूटरी बॉडी जिसका नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या नाम है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बात याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एस्टैब्लिश हुई थी सेक्शन 4 एडवोकेट एक्ट 1961 से। सेक्शन 4 एडवोकेट एक्ट 1961 से एस्टैब्लिश हुई थी एक स्टैट्यूटरी बॉडी जिसे कहते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल का काम क्या होता है, देखो ये रेगुलेट करते हैं लीगल सिस्टम, लीगल प्रोफेशन, लीगल प्रैक्टिस, लीगल एजुकेशन, कि वकील किस हिसाब से काम करेंगे, एडवोकेट्स किस हिसाब से काम करेंगे, लॉ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कैसा करिकुलम होना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, किस हिसाब से वकील तैयार करे जाने चाहिए, वकील किस हिसाब से काम करने चाहिए। आप सब लोगों ने सुना होगा बार काउंसिल के इलेक्शन वगैरह भी होते हैं, तो वकीलों की राय रखी जाए, आवाज रखी जाए आगे। तो इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, बहुत पावर भी होल्ड करते हैं, सिग्निफिकेंस भी बहुत है इनका एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में, हर जगह। तो एक बार रीड कर लेते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। The Bar Council of India is a statutory body established under Section 4 of the Advocates Act 1961 that regulates the legal practice and legal education in India. It performs the regulatory function by prescribing standards of professional conduct and etiquette and by exercising disciplinary jurisdiction over the bar. The Bar Council of India visits and inspects universities, law colleges in the country as part of its statutory function of promoting legal education and laying down standards in constitution and universities in India and the State Bar Council. देखो बार काउंसिल हर कोर्ट्स की भी होती है, स्टेट्स की भी होती है। ये क्या क्या करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड बनाकर रखते हैं लीगल एजुकेशन का इंडिया में। ये विजिट करते हैं यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस वगैरह में भी, जिससे लीगल एजुकेशन लगातार इंप्रूव होती रहे, डिसिप्लिनरी जुरिस्डिक्शन बना रहे, एटिकेट्स बने रहे, प्रोफेशनल कंडक्ट बना रहे जुडिशरी में, ये सब काम करती है। In addition, it performs certain representative functions by protecting the rights, privileges and interests of advocates. Advocates का भी पूरा ध्यान रखती है, उनके rights, privilege और interest का ध्यान रखती है। And through the creation of funds by providing financial assistance to organize welfare schemes for them. वकीलों के लिए जो ऑर्गेनाइज होती है वेलफेयर स्कीम्स, उसका भी ये ध्यान रखती हैं। इस स्लाइड से आपको मेनली क्या याद रखना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है,
ये बनी है एडवोकेट एक्ट 1961 से। बार काउंसिल का कोई अलग से एक्ट नहीं आया था, इसका एक्ट था एडवोकेट एक्ट 1961, उसके सेक्शन 4 से बनी है। इसका काम क्या होता है, मैंडेट क्या है वगैरह सब आप देख लेना, ठीक है। देखो लीगल प्रोफेशन के बारे में अपन बात करें तो एक होते हैं लॉयर, एक होते हैं एडवोकेट। लॉयर तो आप लॉ की डिग्री करने से ही बन जाएंगे, आप एडवोकेट कैसे बनेंगे? आपको लाइसेंस लेना होगा बार काउंसिल का, उसके लिए एक एग्जाम होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। अगर आपके पास एडवोकेट का बार काउंसिल का लाइसेंस होगा, आप एडवोकेट होंगे, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे अपने क्लाइंट को कोर्ट में पेश करने के लिए, ठीक है। एडवोकेट एक्ट 1961 में ही एडवोकेट की डेफिनेशन भी गिवन है। एक बार रीड कर लेते हैं एडवोकेट के बारे में। इन इंडिया एन एडवोकेट इज अ लॉयर हु हैज पास्ड द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एंड इज लाइसेंस्ड टू प्रैक्टिस लॉ इन कोर्ट्स। एडवोकेट्स आर क्वालिफाइड टू रिप्रेजेंट क्लाइंट्स इन कोर्ट्स एंड कैन अपीयर इन एनी कोर्ट। देखो ये एडवोकेट ना कोर्ट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट होते हैं ना उन्हें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बोला जाता है। एडवोकेट्स, लिखा है ना इसमें कि एडवोकेट्स आर क्वालिफाइड टू रिप्रेजेंट क्लाइंट्स इन कोर्ट्स एंड कैन अपीयर इन एनी कोर्ट। देखो एनी कोर्ट में तो ये हो सकते हैं, पर अगर इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो इन्हें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनना पड़ेगा, तभी ये सुप्रीम कोर्ट में जा पाएंगे, ये बात भी रखनी है आपको याद। और देखो एक तो एडवोकेट होते हैं जो कोर्ट वगैरह जाते हैं, फिर एक होते हैं कॉर्पोरेट लॉयर्स और पेटेंट अटॉर्नीज। देखो ये भी होते तो लॉयर ही हैं, ये एडवोकेट नहीं होते, ये बात याद रख लेना, पर ये लॉयर होते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर्स एज वेल एज पेटेंट अटॉर्नीज आर टू रिकॉग्नाइज एज लॉयर्स एंड देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑन देयर रिकॉग्निशन एज लॉयर्स, ये बात भी याद रखना। एक बार एडवोकेट की डेफिनेशन देख लेते हैं जो एडवोकेट एक्ट 1961 में दे रखी है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 defines an advocate is a person who is enrolled in any state bar council and who is entitled to practice law before any court or authority in India, ठीक है। बस अगर इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इन्हें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनना पड़ेगा, ये एक हल्का सा कैच है, ध्यान रखें। तो देखो एडवोकेट्स एक्ट 1961 कितना ज्यादा जरूरी है, यहीं से बार काउंसिल भी बनी है, इसके सेक्शन 4 से। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बात याद रखना है। एडवोकेट की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है क्या, ऐसे पूछ लेंगे, कंफ्यूज कर सकते हैं। नहीं, एडवोकेट की डेफिनेशन एडवोकेट एक्ट 1961 में डिफाइंड है, ये बातें याद रखनी है, ये एक्ट याद रखना है। देखो ये है इंग्लिश चैनल। चैनल क्या होता है? देखो चैनल और स्ट्रेट एक ही बात होती है। जैसे स्ट्रेट दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है ना, वैसे ही चैनल भी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, दो लैंड बॉडीज को सेपरेट करता है, ठीक है। तो स्ट्रेट और चैनल में अंतर क्या है? स्ट्रेट ना थोड़ा पतला होता है और चैनल वाइड होता है, ठीक है। स्ट्रेट पतला होता है और चैनल वाइड होता है, ये अंतर है स्ट्रेट और चैनल में। और कॉमन क्या है स्ट्रेट और चैनल में? दोनों दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं और दो लैंड बॉडीज को सेपरेट करते हैं। तो वैसे ही आप ये देखो इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है और इंग्लिश चैनल इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। किसको कनेक्ट करता है इंग्लिश चैनल? नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशन से। और किसको अलग करता है इंग्लिश चैनल? इंग्लैंड को फ्रांस से। ये वही है, यूके को मेनलैंड यूरोप से अलग करता है इंग्लिश चैनल। फिर इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच में पड़ता है? इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पड़ता है। इंग्लिश चैनल के नॉर्थ में तो इंग्लैंड है और इंग्लिश चैनल के साउथ में फ्रांस है। फ्रांस के नॉर्थ में इंग्लिश चैनल है और इंग्लैंड के साउथ में इंग्लिश चैनल है, ठीक है। अब इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में एक स्ट्रेट आती है, वो है स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये भी आपको रखनी है याद। स्ट्रेट ऑफ डोवर किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है? स्ट्रेट ऑफ डोवर नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से कनेक्ट करती है, ठीक है। इंग्लिश चैनल किसको कनेक्ट करता है? अटलांटिक ओशन को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम को मेनलैंड यूरोप से अलग करता है। इंग्लिश चैनल के नॉर्थ में इंग्लैंड है, इंग्लिश चैनल के साउथ में फ्रांस है। फ्रांस के नॉर्थ में इंग्लिश चैनल है, इंग्लैंड के साउथ में इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल के ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ डोवर आती है। स्ट्रेट ऑफ डोवर नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से कनेक्ट करती है, ठीक है। याद रखना इंग्लिश चैनल के नॉर्थ में तो इंग्लैंड आता है, साउथ में फ्रांस आता है। ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ डोवर आता है और स्ट्रेट ऑफ डोवर से नॉर्थ सी से कनेक्ट होता है।
और इंग्लिश चैनल के वेस्ट में अटलांटिक ओशन आता है। तो यहाँ से आप इंग्लिश चैनल और स्ट्रेट ऑफ डोवर की लोकेशन ध्यान रखो। English Channel is a narrow body of water that forms a natural border between England and France. It is a narrow extension of Atlantic Ocean that separates the southern coast of England from the northern coast of France. देखो इंग्लिश चैनल क्या है, अटलांटिक ओशन का ही एक्सटेंशन है, ये बात याद रखनी है। इंग्लिश चैनल एक्सटेंशन है अटलांटिक ओशन का। The channel connects with the North Sea in the east through the Strait of Dover. Strait of Dover की लोकेशन भी मैंने आपको बता दी है। लेंथ वगैरह इतनी जरूरी नहीं है, डेप्थ नहीं, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। It is 150 kilometer long and 1.5 to 5 kilometer in width. It is a shallow epicontinental sea with a maximum depth of 174 meter in the heart deep. Area इसका कितना है? It has an area of around 75,000 square kilometer. It is the smallest of the shallow sea covering the continental shelf of Europe. ये बात याद रख लेना एंड की। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द शैलो सीज कवरिंग द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ यूरोप। इंग्लिश चैनल से ये एक स्टेटमेंट एसोसिएटेड है। इंग्लिश चैनल की लोकेशन मैंने आपको बताई दी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पड़ता है। इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, एक्सटेंशन है ये अटलांटिक ओशन का। इंग्लिश चैनल के ईस्ट में क्या पड़ता है? स्ट्रेट ऑफ डोवर पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ डोवर से ये कनेक्टेड है नॉर्थ सी से। इंग्लिश चैनल कनेक्ट करता है नॉर्थ सी को किससे कनेक्ट करता है? इंग्लिश चैनल कनेक्ट करता है नॉर्थ सी को इधर से, अटलांटिक ओशन से। ठीक है, ध्यान रखना इंग्लिश चैनल के बारे में। बाकी थैंक यू, कैसा लगा लेक्चर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।